Hello everyone, I'm Prem Kumar Patle from KV number Panchinwada. Dear students, today I am here along with second part of the rise of nationalism in Europe. In this session, we will read about the French Revolution and the idea of the nation. Dear students, already you have read about the French Revolution in class 9th and you have the previous knowledge regarding the causes of French Revolution, the steps which were taken by the French revolutionaries, and so many things about the French Revolution. As well as you know about the social status, the members, active members, the states, three states, so many things you have know about the French Revolution. Dear students, in this session, you will read about the French Revolution as well as the measures and practices which were introduced by the French revolutionaries. You will see the impact of French revolutionaries on the other cities of Europe. We will read here about the Napoleonic Code, which was also known as a civil code, या यूं कहा जाए कि सिविल कोड को नेपोलियनिक कोड के तौर पर भी जाना जाता था, तो ये कोई गलत नहीं होगा. एंड वी विल सी अबाउट द रिएक्शन ऑफ लोकल पॉपुलेशन. आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द फ्रेंच रिवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन. डियर स्टूडेंट्स, the whole world got its nationalist feeling through the French Revolution, which was occurred in 1789. The first clear expression of nationalism we got from French Revolution in 1789. प्यारे बच्चों, विश्व को राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई थी. 1789 में फ्रांसीसी क्रांति के साथ हुई. आपको याद होगा कि उस समय फ्रांस एक ऐसा राज्य था जिसके संपूर्ण भूभाग पर एक निरंकुश शासन व्यवस्था व्याप्त थी. फ्रांसीसी क्रांति से काफ़ी सारे चेंजेस आए, काफ़ी सारे बदलाव आए. फ्रेंच रिवॉल्यूशन की वजह से द पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस दैट केम इन द वेक ऑफ द फ्रेंच रिवॉल्यूशन lead to the transfer of sovereignty from the monarchy to the body of a French citizen. फ्रांसीसी क्रांति से जो राजनीतिक और संवैधानिक बदलाव आए, उसमें जो प्रभुसत्ता थी, सॉवरेनिटी जो थी, अब वो राजा के हाथ से निकल कर के फ्रेंच सिटीजन्स के पास चली गई. एंड आफ्टर दैट द रिवॉल्यूशन प्रोक्लेम्ड दैट the future of this country will be decided by its citizen. ये घोषणा कर दी गई कि इसको कॉन्स्टिट्यूट करना, इस नेशन को, और इसके भविष्य, इसकी डेस्टिनी, इसकी नियति को डिसाइड करने का काम अब यहाँ की जनता करेगी, ना ही कोई राजा या शासक करेगा. डियर स्टूडेंट्स, थ्रू दिस स्लाइड वी विल लर्न अबाउट द मेजर्स एंड प्रैक्टिसेस which were introduced by the French revolutionaries. They created a sense of collective identity among the French Revolution. उन्होंने अपने इन उपायों से, अपने अनेक कदमों से राष्ट्र के लोगों को एक सामूहिक पहचान की भावना क्या होती है उसको पैदा करने में उन्हें बड़ी महत्वपूर्ण जो है भूमिका का निर्वहन किया. सामूहिक पहचान कहते हैं कि सामूहिक पहचान नेशन के आधार पर, जैसे हम किसी वर्ल्ड के किसी कंट्री में जाते हैं और हमारी आइडेंटिटी उस समय क्या होती है? हमारी आइडेंटिटी होती है हमारी नेशनलिटी, हमारा राष्ट्र के नाम से पहचाना जाना, इंडियन, भारतीय. तो ऐसी ही उन लोगों के मन में भी सामूहिक पहचान की भावना पैदा की गई, कलेक्टिव आइडेंटिटी की फीलिंग्स को लेकर आया गया, और उसी आइडेंटिटी ने उनके मन में नेशनल्स की फीलिंग को और तीव्रता प्रदान की. द फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट द आइडियाज ऑफ ला पैट्राई
and Lee Sitoin emphasizes the notion of a united community who enjoying equal rights under the constitution. अब ला पैट्राई मतलब जो हमारे पूर्वजों के थ्रू के माध्यम से हमें जो हमारी ज़मीनें मिली है उसके प्रति फीलिंग्स. ले सिटुएन मीन्स सिटीजनशिप, नागरिकता की फीलिंग. ये सभी चीज़ों ने हमारे एक जो कम्युनिटी थी, यूनाइटेड कम्युनिटी, संयुक्त समुदाय, उसके विचारों पर बल दिया. और साथ ही साथ इसने इस बात पर भी जोर दिया कि जो कलेक्टिव या यूनाइटेड कम्युनिटी है उसे संविधान के अंतर्गत जो है इक्वल राइट्स, समान अधिकार मिलेंगे. नंबर 2, a new French flag, the tricolor, was chosen to replace the formal royal standard. अब एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया जिसने पहले के जो राजा का ध्वज था, राजध्वज, उसकी जगह ले ली थी. The State General was elected by the body of active citizens and renamed the National Assembly. अब स्टेट जनरल का चुनाव एक्टिव सिटीजन्स यानी सक्रिय नागरिकों के द्वारा किया जाने लगा और उसका नाम बदलकर अब नेशनल असेंबली कर दिया गया. अपने लोगों के मन में नेशनलिस्ट की फीलिंग को और ज़्यादा कल्टीवेट करने के लिए नए राष्ट्र भक्ति गीत तैयार किए गए, ओथ ली गई. इस तरह के बहुत सारे जो इम्पोर्टेंट मेजर्स थे उनके द्वारा उठाए जा रहे थे. A centralized administrative system was put in place and it formulated uniform laws for all citizens within its territory. एक केंद्रीकृत प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई और उसके समस्त भूभाग पर फ्रांस में जितने लोग रहते थे उनके लिए एक यूनिफॉर्म लॉ, सभी लोगों के लिए एक जैसी कानून व्यवस्था, समान कानून व्यवस्था सभी के लिए लागू की गई. इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ एंड ड्यूज वर एबलिश्ड. जो आंतरिक आयात निर्यात शुल्क लगते थे वो सब समाप्त कर दिए गए. अ यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेइंग एंड मेजर्स वाज अडॉप्टेड. जो वेइंग मशीन होती है, भार नापने की, जो समान व्यवस्था लागू की गई. रीजनल डायलैक्ट्स वर डिस्करेज्ड. जो क्षेत्रीय बोलियां हुआ करती थी फ्रांस में उसको डिस्करेज कर दिया गया. और पेरिस में फ्रेंच जैसी बोली, और फ्रेंच जो थी, पेरिस में फ्रेंच बोला जाता था और उसे लिखा भी जाता था. अब वही जो है राष्ट्र की साझा भाषा भी बन गई थी. ठीक है. द फ्रेंच एज इट वाज स्पोकन एंड रिटन इन पेरिस बिकेम द कॉमन लैंग्वेज ऑफ द नेशन. जो फ्रेंच थी वो पेरिस में बोली और लिखी जाती थी, अब उसे पूरे राष्ट्र की भाषा के तौर पर जाना गया, उसको साझा किया गया. Dear students, through this slide you will know about the impact of other cities of Europe. अभी रिवोल्यूशनरीज जो थे उन्होंने फ्रेंच में काफ़ी सारे चेंजेस ला दिए थे. फ्रेंच की 1789 रिवॉल्यूशन के बाद उन्होंने अपने स्टेप्स उठा करके लोगों के मन में नेशनलिस्ट की भावना को इस्टेब्लिश कर दिया था और काफ़ी सारे चेंजेस हो चुके थे जो हमने अभी इसके पहले आपको समझाया. द रिवोल्यूशनरीज फर्दर डिक्लेयर्ड दैट, यही रिवोल्यूशनरीज ने फिर क्या घोषणा किया, देखिए, इट वाज द मिशन एंड द डेस्टिनी ऑफ द फ्रेंच नेशन टू लिबरेट द पीपल्स ऑफ यूरोप फ्रॉम डेस्पोटिज्म. अब उन्होंने यह घोषणा की, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने, कि फ्रांसीसी राष्ट्र का यह भाग्य और यह लक्ष्य था कि वह यूरोप के लोगों को निरंकुश शासकों से मुक्त कराएंगे. या दूसरे शब्दों में कहें कि फ्रांस यूरोप के अन्य लोगों को राष्ट्रों में गठित करने में मदद करेगा. डेस्पोटिज्म यानी होता है निरंकुश शासक. इन अदर वर्ड्स, टू हेल्प अदर पीपल ऑफ यूरोप टू बिकम नेशन. अब उन्हें डेस्पोटिज्म से मुक्ति दिला करके एक नेशन के तौर पर उनको एस्टेब्लिश करना. When the news of the event in France reached the different cities of Europe, students and other members of educated middle class began setting up Jacobin clubs. जैसे जैसे ये फ्रांस के रिवॉल्यूशन की खबरें जब यूरोप के दूसरे हिस्सों में पहुंची, तो इस घटनाओं की खबर से जितने भी छात्र थे, जितने भी शिक्षित एजुकेटेड लोग थे, मिडिल क्लास के लोग थे, उन्होंने अपने अपने जैकोबिन क्लब्स को इस्टेब्लिश करना, फॉर्म करना शुरू कर दिया. Their activities and campaign prepared the way for the French armies which moved into Holland, Belgium, Switzerland and much of Italy in 1790s. अब उन्होंने ऐसी एक्टिविटीज़ कंडक्ट करनी शुरू की गई
कि उनके अभियान, उनकी गतिविधियों ने फ्रेंच की सेनाओं के लिए एक प्रकार से रास्ता तैयार कर दिया कि वे फ्रेंच आर्मीज जो अब इन कंट्रीज़ में जाए, हॉलैंड, बेल्जियम, स्विट्ज़रलैंड, इटली के बहुत बड़े इलाकों में ये वहाँ जाने लगी। अब क्रांतिकारी युद्धों के शुरू होने के साथ ही कई सारी फ्रांसीसी सेनाएं भी जो थी वो राष्ट्रवाद के विचारों को विदेशों में भी लेकर जाने लगी। विद द आउटब्रेक ऑफ द रिवोल्यूशनरीज वॉर, द फ्रेंच आर्मीज बिगेन टू कैरी द आइडिया ऑफ नेशनलिज्म अब्रॉड। फ्रेंच आर्मीज was also playing the important role in other part of European countries. Within the wide swath of territory that came under his control, अभी इस समय नेपोलियन जो थे, नेपोलियन ने बहुत सारे जो रिफॉर्म्स थे फ्रांस में करने शुरू कर दिए थे। नेपोलियन सेट अबाउट इंट्रोड्यूसिंग मैनी ऑफ द रिफॉर्म्स दैट ही हैड ऑलरेडी इंट्रोड्यूस इन फ्रांस। नेपोलियन के नियंत्रण में, स्वायत्त में जितनी भी टेरिटरी आ रही थी उसमें भी अब वो कई सारे रिफॉर्म्स करना चाह रहा था। उसने फ्रांस में तो पहले ही कर चुका था। थ्रू अ रिटर्न ऑफ टू मोनार्की, नेपोलियन हैड नो डाउट डिस्ट्रॉयड डेमोक्रेसी इन फ्रांस, बट इन द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल। बच्चों, फ्रांस में राजतंत्र वापस ला करके नेपोलियन ने बहुत ही ऐसी स्थिति को निर्मित कर दिया था जिससे कि प्रजातंत्र नष्ट हो चुका था। ऐसी स्थिति को नेपोलियन ने स्थापित करने का प्रयास भी किया और कर चुका था कि उसने डेमोक्रेसी को पूरी तरह से डिमोलाइज कर दिया। प्रजातंत्र नष्ट हो चुका था, लेकिन उसने प्रशासनिक क्षेत्र में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन और सिद्धांतों का समावेश किया ताकि पूरी व्यवस्था एक सुचारू ढंग से, कुशल तरीके से, तर्कसंगत भी लग सके। द एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड ही हैड इनकॉर्पोरेटेड रिवोल्यूशनरी प्रिंसिपल्स इन ऑर्डर टू मेक द होल सिस्टम मोर रेशनल एंड एफिशिएंट। काफ़ी कुशल और तर्कसंगत भी हो, इस वजह से उसने एडमिनिस्ट्रेटिव फील्ड में काफ़ी सारे चेंजेस लाए। बेटा, ये जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, सिविल कोड। अब वो सिविल कोड में था क्या, आप उसको समझेंगे। सिविल कोड ऑफ 1804 यूजुअली नोन एज द नेपोलियनिक कोड, सिविल कोड जो कि नेपोलियनिक कोड के नाम से भी जाना जाता है, डिड अवे विद ऑल प्रिविलेजेस बेस्ड ऑन बर्थ, established equality before the law and secured the right to property। इस सिविल कोड के आधार पर जन्म पर आधारित विशेष अधिकार को समाप्त कर दिए गए, कानून के समक्ष सबको बराबरी का अधिकार दिया गया, संपत्ति के अधिकारों को सुरक्षित रखा गया। दिस कोड वाज एक्सपोर्टेड टू द रीजन अंडर फ्रेंच कंट्रोल। और ये जो कोड था फ्रांसीसी नियंत्रण के अधीन जितने भी क्षेत्र आते थे सभी में लागू किया गया। In the Dutch Republic, in Switzerland, in Italy and Germany, Napoleon simplified administrative division, abolished the feudal system and freed peasants from serfdom and manorial dues। अभी देखिए उसने क्या क्या काम और कर दिए। उसने विभाजन को सरल कर दिया, ठीक है। ये डच गणतंत्र जो था, स्विट्ज़रलैंड, इटली, जर्मनी, इसमें नेपोलियन ने जो प्रशासनिक विभाजन थे उसको काफ़ी सरल कर दिया, ठीक है। इसके अलावा उसने जो सामंती व्यवस्था थी, फेडरल सिस्टम, उसको ख़त्म कर दिया। एंड फ्रीड पीजेंट फ्रॉम सर्फडम एंड मैनोरियल ड्यूज। किसानों को जो भूदासत्व थे, भूदास बने हुए थे, लोग खेतों में केवल वो काम करते थे, जागीरदारी, ये मैनोरियल ड्यूज, जागीरदारी जो शुल्क थी, उन सब से उन्होंने मुक्ति दिलवा दी। इन द टाउन्स टू गिल्ड रिस्ट्रिक्शंस वर रिमूव्ड। यातायात, शहरों में जो कारीगर थे और जो श्रेणीज थी उनका जो कंट्रोल हुआ करता था बिजनेस में, उन सभी को उसने रिमूव कर दिया, हटा दिया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम वर इम्प्रूव्ड। जो यातायात और संचार की व्यवस्थाएं थी उनको सुधारा गया। पीजेंट्स, आर्टिसंस, वर्कर्स एंड न्यू बिजनेसमैन एंजॉयड ऑफ न्यू फाउंड फ्रीडम। अब इस नई व्यवस्था से जितने उद्योगपति थे, खास तौर पर सामान बनाने वाले जो छोटे छोटे उत्पादक, एक समान कानून व्यवस्था होने पर,
एक जैसे मानक भार होने पर, नाप की व्यवस्था एक जैसी होने पर, राष्ट्रीय मुद्रा के एक इलाके से दूसरे इलाके में वस्तुओं और पूंजी के आवागमन में सहूलियत, इन सभी को उन्होंने काफ़ी प्रोत्साहित भी किया और उन्हें काफ़ी आसानी भी हुई। Businessmen and small scale producer of goods in particular began to realize that uniform laws, standardized weights and measures, a common national currency would facilitate the movement and exchange of goods and capital from one region to another। अब वो अपने सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों पर बिना किसी परेशानी के ले जा सकते थे, ला सकते थे। वेइंग सिस्टम उन्होंने काफ़ी अच्छा कर दिया था। मेजरमेंट्स की जो एक उसको भी स्टैंडर्डाइज स्टेटस प्रोवाइड करवा दिया गया था। स्मॉल स्केल प्रोड्यूसर्स और जो बिजनेसमैन थे वो काफ़ी सारे इन सभी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशंस को काफ़ी एंजॉय कर रहे थे। Dear students, we will read here about the reactions of the local population। ये फ्रांस की सेना जो शुरू में जब ब्रसेल्स, मेंज, मिलान और वारसा जैसे जगहों पर गई तो वहाँ के लोगों ने फ्रांसीसी सेनाओं का बड़ा गर्मजोशी से स्वागत किया, क्योंकि उन्हें यह भी लग रहा था कि फ्रांस की सेनाएं जो आ रही तो हमें स्वतंत्रता दिलवाएगी, हमें फ्रीडम दिलवाएगी, तो उनको बड़ी खुशी थी। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये पूरा जो उत्साह था, जो फ्रांसीसी सेनाओं के प्रति उनके मन में जो रिस्पेक्ट थी, वो धीरे धीरे वो दुश्मनी में बदल गई। कब? जब यह साफ होने लगा कि जो नई प्रशासनिक व्यवस्थाएं, जो न्यू सिविल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं, ये आपको पॉलिटिकल फ्रीडम जो मिलना चाहिए उसके हिसाब से नहीं है। अब साथ ही साथ जो बढ़े हुए कर थे, टैक्स जो थे, सेंसरशिप थी, और बाकी यूरोप को जीतने के लिए जो फ्रेंच सेनाओं ने जबरन भर्ती करा दिया था, और साथ ही साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस आए थे, उनसे उन्हें अब ज़्यादा नुकसान होने लगा था, ज़्यादा नुकसान नज़र आने लगा था। इसलिए अब वो रिस्पेक्ट फ्रेंच आर्मीज़ के प्रति अब लोगों के मन में नहीं रह गया था। इन द एरियाज कॉन्क्वायर्ड द रिएक्शन ऑफ द लोकल पॉपुलेशन टू फ्रेंच रूल वर मिक्स्ड। लोगों की मिली जुली प्रतिक्रिया थी। Initially in many places such as Holland and Switzerland, as well as in certain cities like Brussels, Mainz, Milan and Warsaw, the French armies were welcomed as harbingers of the liberty। मैंने जैसे आपको बतलाया है कि ये स्वतंत्रता दिलवाने वाले, तोहफा देने वाले लोग हैं, उनका बड़ा स्वागत किया गया। बट द इनिशियली एंथुसियाज्म शुड टर्न इनटू हॉस्टिलिटी। वही शुरुआती जो उत्साह था वो दुश्मनी में चला गया। एज इट बिकेम क्लियर दैट द न्यू एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स डिड नॉट गो हैंड इन हैंड विद पॉलिटिकल फ्रीडम। उन्हें समझ में आने लगा था कि अभी जो प्रशासनिक व्यवस्था में चेंजेस आए हैं वो हमारे पॉलिटिकल फ्रीडम को तो नहीं दे रहा है। हैंड टू हैंड जो बात कही गई थी कि आपको इससे मुक्ति दिलाई जाएगी और आपको फ्रीडम प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन वो हैंड इन हैंड पॉलिटिकल फ्रीडम वो दिखाई नहीं दे रहा था। इंक्रीज टैक्सेशन, censorship, forced conscriptions into the French armies required to conquer the rest of Europe, all seemed to outweigh the advantages of the administrative changes। जैसा मैंने आपको बतलाया कि ये सब प्रशासनिक व्यवस्थाएं जिन्होंने टैक्सेस बढ़ा दिए, सेंसरशिप इम्पोज किया, और साथ ही फ्रेंच सेनाओं में ज़बरदस्ती भर्ती कराने लगे, तो ये जो इससे जो नुकसान हो रहा था वो प्रशासनिक परिवर्तनों से मिलने वाले फ़ायदों से कहीं ज़्यादा नज़र आ रहा था, नुकसान ज़्यादा नज़र आ रहा था। इसलिए अब लोगों का रिएक्शन जो था वो एक प्रकार से मिक्स्ड ही रहा। पर बच्चों, आज हमने जो पढ़ा है उन्हीं से रिलेटेड 2 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रिवॉल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। मैंने आपको आज ही इसको एक्सप्लेन किया बेटा, ये आप सभी आज उनके आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखेंगे। सेकंड क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू नेपोलियनिक कोड। व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। ये आप अपनी क्लास वर्क नोटबुक में इसको कंप्लीट कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।